खून से सींचा आज़ादी का बाग। अप्रैल की धूप तप रही थी। अमृतसर का शहर बैसाखी के उत्सव की खुशियों से चमक रहा था। खेतों में पक चुकी फसलें सुनहरी मुस्कान बिखेर रही थीं। लोग मंदिरों और गुरुद्वारों में श्रद्धा से झुक रहे थे। हर ओर उल्लास था, लेकिन इस उल्लास के बीच एक अदृश्य डर भी छिपा हुआ था, ब्रिटिश हुकूमत का आतंक। 1919 का साल था। देशभर में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। इस कानून ने भारतीयों की आज़ादी पर ताला जड़ दिया था। बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, प्रेस की आज़ादी पर रोक और आवाज़ उठाने वालों पर निर्दयी दमन। अमृतसर में भी लोग इस एक्ट के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जैसे नेता जनता को जागरूक कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज सरकार को यह नागवार गुजरा। दोनों नेताओं को चुपचाप गिरफ्तार कर लिया गया। खबर जंगल की आग की तरह फैली। लोग गुस्से में थे। जगह जगह भीड़ इकट्ठा होने लगी। ब्रिटिश सेना ने भीड़ को दबाने के लिए गोलियां चलवाईं। हालात तनावपूर्ण हो गए। फिर जनता ने तय किया कि वे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा करेंगे। जलियांवाला बाग, ये जगह चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरी थी। केवल संकरे रास्ते थे, जिनसे लोग अंदर आते जाते थे। उस दिन बैसाखी का मेला था। हजारों लोग खेतों से आए थे। कोई बच्चे के हाथ में गुब्बारे थमा रहा था, कोई अपने परिवार के साथ चाट फुल्की खा रहा था। बहुत से लोग यह मानकर सभा में आए कि यहाँ अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध होगा, पर शांतिपूर्ण ढंग से। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब इकट्ठा हो गए। कोई नारे लगा रहा था, इनकलाब जिंदाबाद, रॉलेट एक्ट वापस लो। हवा में एक अजीब सा उत्साह था, जैसे लोगों को अपनी आवाज की ताकत का एहसास हो रहा हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी दिन इतिहास का सबसे भयानक अध्याय लिखा जाने वाला है। ब्रिगेडियर जनरल डायर को खबर मिली कि बाग में बड़ी भीड़ जमा है। उसके दिमाग में भारतीय जनता के लिए कोई सम्मान नहीं था। उसने सोचा, इन्हें सबक सिखाना होगा, और वह सैकड़ों सशस्त्र सैनिकों को लेकर बाग की ओर चल पड़ा। शाम ढल रही थी। सूरज की किरणें लालिमा घोल रही थीं। तभी अचानक संकरे दरवाजे से डायर और उसके सैनिक अंदर दाखिल हुए। भीड़ ने सोचा शायद वे बातचीत करने आए हैं। कुछ लोग डर के मारे खामोश हो गए, तो कुछ अब भी नारे लगा रहे थे। डायर ने बिना किसी चेतावनी के आदेश दिया, फायर, और फिर गोलियां चल पड़ी। 13 अप्रैल 1919 की वो शाम भारत के इतिहास में हमेशा के लिए खून के धब्बे छोड़ गई। जलियांवाला बाग के भीतर हजारों लोग शांति और उम्मीद लेकर जुटे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी हंसी, उनकी आवाजें, उनके गीत और नारों की गूंज चीखों और कराहों में बदल जाएगी। ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने लगभग 50 सैनिकों के साथ बाग में दाखिल हुआ। संकरे दरवाजे से घुसते ही उसने सैनिकों को कतारबद्ध कर दिया। उसके सामने एक विशाल भीड़ थी, बेहथियार, मासूम और पूरी तरह से असहाय। डायर ने आदेश दिया, बिना चेतावनी दिए फायर करो। गोलियों की गूंज एक ही पल में बाग का शांत वातावरण गोलियों की गड़गड़ाहट से भर गया। मशीनगनों की बौछार होने लगी। पहले कुछ लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है, लेकिन जैसे ही गोलियों की गर्म लपटें शरीरों को चीरने लगी, हजारों कंठों से एक साथ चीखें उठीं। औरतें बच्चों को सीने से चिपकाकर भागने लगी, लेकिन दीवारें इतनी ऊंची थीं कि कोई बाहर नहीं निकल सका। संकरित दरवाजों पर सैनिक खड़े थे। लोग भागते भागते एक दूसरे पर गिरने लगे। किसी ने कुएं की ओर छलांग लगा दी, लेकिन वहां भी मौत ही थी। कुएं में दर्जनों शव एक दूसरे पर गिरते चले गए। गोलियां लगातार चल रही थीं। डायर ने सोचा, भीड़ को डराने के लिए बीच में, जहां सबसे घनी भीड़ थी, वहीं निशाना साधो। सैनिकों ने भीड़ के केंद्र पर गोलियों की बौछार कर दी। बच्चे चीखते हुए मां के दामन पकड़ रहे थे। बूढ़े जमीन पर गिरकर दया की भीख मांग रहे थे। लेकिन डायर का दिल पत्थर हो चुका था। इतिहासकार लिखते हैं कि 10 मिनट तक गोलियां लगातार चलीं। लगभग 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। डायर तब तक नहीं रुका जब तक कि उसकी बंदूक की गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गईं। बाग का लाल रंग कुछ ही मिनटों में जलियांवाला बाग मौत के मंजर में बदल गया। जमीन पर चारों तरफ लाशें बिखरी थीं। लहूलुहान शरीर, बच्चों की चीखें और माताओं की रुदन से वातावरण कांप उठा। कुएं में लाशें एक दूसरे के ऊपर तैर रही थीं। आंखों देखा हाल बताने वालों ने कहा, बाग की मिट्टी लाल हो गई थी।
दीवारों पर गोलियों के निशान और खून की छींटें थीं। वहां का हर पेड़, हर ईंट, हर पत्थर उस दिन का गवाह बन गया। लोगों के जूते, चप्पलें, खिलौने और कपड़े जमीन पर बिखरे थे। कई परिवारों के सारे सदस्य वहीं ढेर हो गए। कई बच्चे अनाथ हो गए। कई माताएं अपनी गोद में अपने ही बच्चों की निर्जीव देह लिए सिसक रही थीं। डर की चुप्पी गोलियां थमने के बाद बाग में खामोशी छा गई। केवल कराहों और दर्द भरी चीखों की हल्की गूंज बाकी थी। डायर ने अपने सैनिकों को लेकर बाग से बाहर निकलते हुए कहा, ये सबक था। अब ये लोग समझेंगे। वह न रुका, न घायलों की मदद की अनुमति दी। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। घायलों को रात भर वहीं तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। कई लोग खून बहने से मर गए क्योंकि कोई डॉक्टर, कोई पानी, कोई मदद उन्हें नहीं मिली। आंकड़े और सच्चाई ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 379 बताई। लेकिन भारतीय नेताओं और चश्मदीदों का कहना था कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। असली संख्या शायद कभी दर्ज न हो पाई, लेकिन बाग में बिखरे शव और मातम इसकी भयावहता बयान करने के लिए काफी थे। पूरे देश में हलचल। अगले ही दिन ये खबर आग की तरह फैली। पंजाब से लेकर बंगाल, महाराष्ट्र से लेकर मद्रास तक हर जगह गम और गुस्सा फैल गया। लोग समझ गए कि ब्रिटिश हुकूमत केवल गुलामी ही नहीं, बल्कि इंसानियत का भी गला घोंट रही है। रवींद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार से मिली अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उन्होंने लिखा, एक ऐसे शासन से सम्मानित होना जो निर्दोषों का कत्लेआम करता है, यह मेरे लिए शर्म की बात होगी। महात्मा गांधी, जो पहले अहिंसक आंदोलन को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, इस घटना से गहराई से आहत हुए। उन्होंने देश भर में असहयोग आंदोलन शुरू करने का संकल्प लिया। उनका मानना था कि अब अंग्रेजों से सहयोग की कोई उम्मीद नहीं बची। हर गांव, हर शहर में लोग जलियांवाला बाग की बात करते थे। शहीदों की याद में जुलूस निकाले गए, गीत गाए गए। इस नरसंहार ने आज़ादी की लड़ाई को नया मोड़ दिया। लोग अब आधे अधूरे सुधारों से संतुष्ट नहीं थे, वे पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। डायर की सफाई। ब्रिटेन में जब यह मामला उठा, तो डायर ने बेहयाई से कहा, मैंने भीड़ को सबक सिखाया। अगर मेरे पास मशीन गन होती और रास्ता चौड़ा होता, तो मैं और ज्यादा लोगों को मार डालता। उसकी यह बात भारतीयों के घावों पर नमक छिड़कने जैसी थी। ब्रिटेन में कुछ लोगों ने उसे भारत का रक्षक कहा, लेकिन दुनिया के इंसाफपसंद लोग उसकी निंदा करते रहे। बाग की गूंज उस रात अमृतसर का आसमान जैसे मातम मना रहा था। हर घर में किसी न किसी का शव था। जिनके प्रियजन वापस नहीं आए, वे आज तक उस खामोश दीवार से सवाल पूछते हैं। जलियांवाला बाग केवल एक जगह नहीं रहा, बल्कि यह आज़ादी के लिए दी गई बलि का प्रतीक बन गया। वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी गवाही देते हैं कि कैसे निहत्थी थी जनता पर बेइंतहा जुल्म ढाया गया। जलियांवाला बाग का नरसंहार एक ऐसा घाव था जिसने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। ये केवल एक स्थान पर हुई त्रासदी नहीं थी, बल्कि पूरे राष्ट्र की चेतना को झकझोरने वाला हादसा था। 13 अप्रैल 1919 की उस काली शाम के बाद भारत कभी पहले जैसा नहीं रहा। देशव्यापी शोक और गुस्सा। जब खबर गांव-गांव और शहर-शहर पहुंची तो हर ओर मातम था। पंजाब की गलियां खामोश हो गईं। अमृतसर में कई घरों से चूल्हे तक नहीं जले। माँ बाप अपने जवान बेटों की तस्वीरें देखकर फूट-फूट कर रोते थे। बच्चे अपने पिता की तलाश करते करते सो जाते और औरतें सूनी मांग के साथ दरवाजों पर बैठी रहती। लेकिन ये गम केवल आंसुओं में नहीं बहा। ये गम धीरे धीरे गुस्से और संकल्प में बदलने लगा। लोग कहने लगे, अगर आज हम खामोश रहे, तो कल हर गांव, हर शहर जलियांवाला बाग बन जाएगा। नेताओं की प्रतिक्रिया। महात्मा गांधी इस घटना से गहराई से आहत हुए। पहले वे सोचते थे कि अंग्रेजों से बातचीत और सुधारों के जरिए बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन जलियांवाला बाग ने उनका विश्वास तोड़ दिया। उन्होंने कहा, अब अंग्रेजी शासन की वैधता समाप्त हो गई है। अब हमें उनके साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं करना चाहिए। यही सोच असहयोग आंदोलन का बीज बनी। लोग अंग्रेजी स्कूलों, अदालतों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने लगे। नेताओं की प्रतिक्रिया। महात्मा गांधी इस घटना से गहराई से आहत हुए। पहले वे सोचते थे कि अंग्रेजों से बातचीत और सुधारों के जरिए बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन जलियांवाला बाग ने उनका विश्वास तोड़ दिया। उन्होंने कहा, अब अंग्रेजी शासन की वैधता समाप्त हो गई है।
अब हमें उनके साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं करना चाहिए। यही सोच असहयोग आंदोलन का बीज बनी। लोग अंग्रेजी स्कूलों, अदालतों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने लगे। रवींद्रनाथ टैगोर, महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मिली नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उन्होंने पत्र में लिखा, इस त्रासदी के बाद अंग्रेजी सम्मान ग्रहण करना मेरे लिए अपमान है। मैं अपनी सारी उपाधियां लौटाता हूं। पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू नेहरू परिवार ने भी इस घटना के बाद अंग्रेजों के प्रति अपने दृष्टिकोण को कठोर कर लिया। जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय युवा थे, कहते थे, जलियांवाला बाग ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। मैंने समझ लिया कि अंग्रेजों से इंसाफ की उम्मीद रखना व्यर्थ है। आम जनता का संकल्प ये घटना केवल नेताओं के लिए ही नहीं, बल्कि आम जनता के लिए भी टर्निंग पॉइंट बनी। किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र सब अंग्रेजी शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए। गांवों में लोग विदेशी कपड़े जलाने लगे, शहरों में जुलूस निकलने लगे, महिलाएं चरखा चलाकर खादी बुनने लगीं, बच्चों तक में आज़ादी का जुनून भर गया। एक बुजुर्ग किसान ने कहा था, जलियांवाला बाग ने हमें ये सिखा दिया है कि अब खामोश रहना पाप है। अब हमारी हर सांस आज़ादी के लिए होगी। शहीदों की याद। जलियांवाला बाग में मारे गए लोग किसी धर्म या जाति से नहीं पहचाने गए। वहां हिंदू भी थे, मुसलमान भी और सिख भी, सब एक साथ शहीद हुए। इसीलिए इसे भारत की एकता का प्रतीक माना गया। कई परिवार अपने प्रियजनों की लाश तक न ढूंढ पाए, लेकिन उन्होंने उस दर्द को ताकत में बदल लिया। कई युवा क्रांतिकारी बने, उनमें से एक नाम सबसे चमकता है, शहीद-ए-आजम भगत सिंह। भगत सिंह पर असर। जलियांवाला बाग कांड के समय भगत सिंह केवल 12 साल के थे। जब उन्हें खबर मिली तो वे तुरंत अमृतसर पहुंचे। उन्होंने बाग की मिट्टी अपनी बोतल में भरकर घर ले आए। उस मिट्टी को वे अपनी प्रेरणा मानते थे। वही मिट्टी उनके जीवन का मार्गदर्शन बनी। उन्होंने कसम खाई कि वे इस गुलामी को तोड़कर रहेंगे। आगे चलकर यही संकल्प उन्हें भारत के महान क्रांतिकारी नेताओं में से एक बना गया। अंग्रेजों की सफाई और भारतीयों का गुस्सा। ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत में इस नरसंहार को जरूरी कार्रवाई बताया। डायर ने तो यहाँ तक कहा, अगर रास्ता चौड़ा होता और मेरे पास और मशीनगन होती तो मैं और भी लोगों को मार डालता। इस बयान ने भारतीयों का गुस्सा और भड़का दिया। ब्रिटेन में कुछ लोगों ने डायर की आलोचना की, लेकिन कई अंग्रेज उसे हीरो मानते थे। भारतीयों ने साफ कह दिया, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम खुद अपनी ताकत से आज़ादी लेंगे। आंदोलन की नई लहर। जलियांवाला बाग ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। 1. असहयोग आंदोलन 1920। गांधी जी ने इसे शुरू किया। लाखों लोग इसमें शामिल हुए। 2. क्रांतिकारी गतिविधियां। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं ने हथियार उठाए। 3. जनजागरण। गांव-गांव में लोग खादी पहनने लगे और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे। 4. महिलाओं की भागीदारी। इस घटना के बाद महिलाएं भी घरों से बाहर निकलीं और आंदोलनों में शामिल हुईं। जलियांवाला बाग स्मारक। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने जलियांवाला बाग को शहीदों की यादगार के रूप में विकसित किया। 1951 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। 1961 में इसके बीच में शहीदी स्तंभ बनाया गया। दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। वो कुआं जिसमें लोग गोलियों से बचने के लिए कूदे थे, आज भी सुरक्षित है। हर साल हजारों लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आते हैं। साहित्य और कला में गूंज। कवियों और लेखकों ने इस त्रासदी को अपनी रचनाओं में अमर कर दिया। नानक सिंह ने खून दे सोहिले नामक कविता लिखी। उधम सिंह ने डायर की हत्या करके शहीदों का बदला लिया। कई नाटक, फिल्में और गीत बने जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को जलियांवाला बाग की याद दिलाई। आज़ाद भारत में गूंज। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो जलियांवाला बाग के शहीदों की कुर्बानी को सबसे पहले याद किया गया। आज़ादी का सूरज भले ही 28 साल बाद उगा, लेकिन उसका बीज 1919 में जलियांवाला बाग में बोया गया था। आज भी जब कोई बच्चा वहां जाता है और दीवार पर लगे गोलियों के निशान देखता है तो उसे समझ आता है कि आज़ादी कितने बलिदानों के बाद मिली है। निष्कर्ष। जलियांवाला बाग केवल एक त्रासदी नहीं, बल्कि भारत की जागृति का प्रतीक है। यह वो आग थी जिसने पूरे देश को झकझोरकर एक कर दिया। यह वो घाव था जिसने हमें दर्द दिया, लेकिन उसी दर्द ने हमें आज़ादी का रास्ता दिखाया।
आज जब हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो जलियांवाला बाग के शहीदों की कुर्बानी को नहीं भूल सकते। उनकी चित्कारें इतिहास के पन्नों से हमें पुकारती हैं। आज़ादी कभी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है।